पहले उसको जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि आज की क्लास लास्ट क्लास से कनेक्टेड है। लास्ट क्लास में हम लोग रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर रहे थे, और एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्या था। लेकिन हम लोग किस चीज पे अटके हुए थे, हम लोगों ने मेन हेडिंग क्या लिखी थी लास्ट क्लास में, सम इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स आप बोल सकते हो बाय रदरफोर्ड इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि रदरफोर्ड ने समय समय पे कुछ सब्सिडियरी या सेकेंडरी एक्सपेरिमेंट्स किए थे ताकि कुछ और चीजें पता चल जाए। उसमें पहली क्या चीज पता की थी, पहले ये चीज पता की थी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, और मैंने उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया बेटा? आर नॉट ए टू द पावर 1/3, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। डू यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला? आर नॉट एक कांस्टेंट होता था, ए मास नंबर हुआ करता था, उसका क्यूब रूट लेते थे। फिर वहीं से कनेक्ट करके मैंने आपसे ये प्रूव करवाया था कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, मतलब आप किसी भी एटम का न्यूक्लियस लो वो आइडेंटिटी ऑफ द एटम पे डिपेंड नहीं करता है। ये आपने प्रूव किया था और आसानी से प्रूव हो गया था। उसके बाद डायमेंशन ऑफ एटम, एटम का साइज या डायमीटर, ऑर्डर 10⁻8 सेंटीमीटर और न्यूक्लियस का 10⁻13 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम का रेशियो लिया था, और वो रेशियो भी आपने मुझे 10⁻15 बताया था, ये याद करो। और चलते चलते हम लोगों ने एक, आप बोल सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की थी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। याद है आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बच्चों क्या था, वहां से मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, चलता हूं, और फिर मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी, वो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको याद हो बेटा, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या था कि हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियस था। टारगेट न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस का मतलब है एक ऐसा न्यूक्लियस जिसकी तरफ आप अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब आप इसकी तरफ अल्फा पार्टिकल फेंक रहे हो। मान लो इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इस पे चार्ज, टोटल चार्ज था बेटा +ZE। फिर आप इसको बहुत दूर से एक अल्फा पार्टिकल को आप इसकी तरफ प्रोजेक्ट करते हो, बहुत दूर से, मतलब इनिशियल डिस्टेंस वाज इनफाइनाइट, दिस इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की v0 है, इसका मास m अल्फा है, और ऑब्वियसली इस पे चार्ज +2e है। और क्या डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में? मैंने आपसे बोला था कि जब आप बहुत सारी वेलोसिटी या स्पीड या काइनेटिक एनर्जी के साथ जब आप इस अल्फा पार्टिकल को टारगेट न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट करोगे, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव है। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके करीब पहुंचेगा, रिपल्सिव फोर्सेस के कारण, रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन के कारण ये जो अल्फा पार्टिकल की स्पीड है धीरे 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 कम हो जाएगी और एक जगह पे रुक जाएगी। रुकने के बाद अब वो आगे नहीं जाएगी, और हमने यही कहा था कि मान लो वो इस पॉइंट पे रुक जाता है, मतलब यहां पे स्पीड उसकी 0 हो जाती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। अब इसके आगे नहीं जाएगा, अल्फा पार्टिकल रिपल्शन की वजह से पीछे जाएगा। याद है आपको? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा पार्टिकल के लिए, अगर आपको याद हो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों यही तो किया था। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m अल्फा इंटू v0 स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये बच्चे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। जब दो चार्जेस r डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उनके बीच एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि k q1 q2 अपॉन r होती है। तो ये हो जाएगा k, एक कांस्टेंट है, q1 2e, q2 एक चार्ज है 2e और एक चार्ज है ZE, डिवाइडेड बाई इनिशियल डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, राइट। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल ये रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन r is x। एंड फ्रॉम हियर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल क्या निकाला था बच्चे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल इज 2k ZE स्क्वायर अपॉन हाफ m अल्फा इंटू v0 स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2k ZE स्क्वायर अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में चलते चलते डिराइव किया था बेटा। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। इसके आगे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आई होप कि वो क्वेश्चन का आंसर अब तक आ गया होगा। क्वेश्चन था ये, चलो पहला क्वेश्चन था अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द फॉलोइंग न्यूक्लियस विद सेम काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स।
तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए दोस्तों मैक्सिमम कहां होगी? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपने बेटा फॉर्मूला ये पढ़ा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक्स अल्फा इज इक्वल टू 2 के ZE² अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अलग अलग एक्सपेरिमेंट में बाकी पैरामीटर सेम है, लेकिन जो टारगेट न्यूक्लियस है वो अलग अलग है। टारगेट न्यूक्लियस बेटा अलग अलग है, एक बार टारगेट न्यूक्लियस सोडियम है, एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है। तो आप देख रहे हैं कि अगर Z की वैल्यू टारगेट न्यूक्लियस का अगर Z बढ़ेगा तो एक्स अल्फा भी बढ़ेगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी ज्यादा होगा। अमंग ऑल दीज Z ऑब्वियसली द आंसर gold has highest value of Z. Okay, so this will be maximum X. और अगर मिनिमम पूछा होता दोस्तों, अगर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच X की सबसे छोटी वैल्यू किस ऑप्शन में होती तो कहां पे होता? सोडियम के केस में, क्योंकि यहां Z की वैल्यू सबसे कम है। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन हो सकता है आपने आंसर निकाला हो। कोई आंसर दूसरे क्वेश्चन का टाइप करेगा, कोई दूसरे क्वेश्चन का आंसर टाइप करेगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करना था क्योंकि यहां पे ऑप्शंस नहीं है। चलो अभी जो यहां पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, किधर गया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये वाला। तो हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। यहां गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ, गोल्ड का न्यूक्लियस है, मतलब यहां Z की वैल्यू 79 है, और इसकी तरफ आपने एक अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है जिसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन का मतलब 10⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ध्यान रखना बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में नहीं है। हमें बताना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच x कितना होगा, तो ऑब्वियसली x अल्फा इज इक्वल टू 2 के ZE² अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। चलिए हर चीज SI यूनिट्स में कर लेते हैं ताकि हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी SI यूनिट में आए। ठीक है, चलो बेटा SI यूनिट आपको मालूम है, ये K जो कांस्टेंट हुआ करता था, ये K की वैल्यू SI यूनिट में, K की वैल्यू SI यूनिट में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर हुआ करती थी। ये आपको याद रखना बेटा। सो दिस इज 2 × 9 × 10⁹ Z की वैल्यू 79 है, और E की वैल्यू, E का मतलब है 1.6 × 10⁻⁻19। इसका स्क्वायर है बच्चों, इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट शुड बी इन जूल, दैट शुड बी इन जूल। और बच्चों ये भी याद रखना बेटा कि 1 EV इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। सो वी शुड एक्चुअली कन्वर्ट दिस यूनिट इन जूल। सो मेरा आंसर हो जाएगा 7.7 × 10⁶ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा। मेरे पास जो आंसर है बच्चे इसका वो लगभग, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁻14 मीटर। प्लीज चेक कर लेना, ये प्लीज ये चेक कर लेना, ये मेरे पास आंसर है ना, ये मेरे पास आंसर है, अप्रोक्सीमेट है बेटा, लगभग इतना आएगा 3 × 10⁻⁻14। आप चेक कर लीजिएगा, इतना आना चाहिए। दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस फॉर्मूले में बच्चे वैल्यूज फीड की हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज फीड की हैं। बस SI यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स SI हमने यहां पे ली हैं ताकि हमारा जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच x आएगा वो मीटर में आएगा, तो हमारा आंसर मीटर में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले पेज पे मैंने हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है। चलो बेटा ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए क्वेश्चन क्या है। एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स सेम टारगेट न्यूक्लियस, आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स सेम टारगेट न्यूक्लियस, मतलब जो टारगेट न्यूक्लियस है वो सेम है। ठीक है, इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, तो दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल, एक एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन को सेम टारगेट न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब फेंक रहे हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमें रेशियो पता करना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। किस चीज का रेशियो पता करना बेटा? हमें इस चीज का रेशियो पता करना है, मतलब हमें x अल्फा अपॉन x प्रोटॉन, x अल्फा अपॉन x प्रोटॉन ये पता करना है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्रोटॉन, ये रेशियो पता करना है। कब कब पता करना है? तो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ये रेशियो पता करो इफ देयर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज सेम।
दूसरा इफ देयर इनिशियल स्पीड इज सेम, और तीसरा है इफ देयर इनिशियल मोमेंटम इज सेम। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो अल्फा पार्टिकल के लिए है, फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, एक्स अल्फा इज इक्वल टू 2k(ZE²) अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये था, हाँ या ना, यही था ना फॉर्मूला। अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट अब अल्फा पार्टिकल को ना प्रोजेक्ट करके एक जेड न्यूक्लियस की तरफ प्रोटॉन को फेंकूं, तो मेरा फॉर्मूला किस प्रकार से चेंज होगा? कोई मुझे सजेस्ट करेगा कि प्रोटॉन के लिए, अगर मैं प्रोटॉन के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिखूं तो क्या ऊपर 2 आएगा? क्या ऊपर 2 फॉर्मूले में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि 2 क्यों आता था जरा देखो, इसके पीछे का कारण देखो बेटा, पीछे कारण देखो। यहां 2 क्यों आया था, जरा इसको सोचो। यहां 2 क्यों आया था? क्योंकि यहां पे जो चार्ज था वो 2e था। 2e है अल्फा पार्टिकल पे चार्ज। क्या प्रोटॉन पे भी चार्ज 2e का होता है? क्या प्रोटॉन पे भी चार्ज 2e का होता है बच्चों? नहीं होता है प्रोटॉन पे चार्ज 2e का, बल्कि प्रोटॉन पे चार्ज तो e का होता है। इसलिए अब जो चेंज होगा फॉर्मूले में चेंज बस एक जगह पे चेंज होगा कि अब 2 नहीं होगा, अब होगा k(ZE²) अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अल्फा की नहीं होगी, अब प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा। ये फॉर्मूला हो गया अल्फा के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये हो गया प्रोटॉन के लिए। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं, कि हमने 2 क्यों यहां से गायब कर दिया? ये समझ में आना चाहिए बेटा, तभी ये क्वेश्चन होगा। हमने क्यों 2 गायब कर दिया, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पहले क्वेश्चन का आंसर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम, मतलब इनिशियली ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, दोनों जगह काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो जब आप रेशियो लोगे काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, बाकी चीजें सेम है, 2 और 1 आएगा इस रेशियो का आंसर। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है एक्स अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स प्रोटॉन की वैल्यू आ जाएगी 2:1। सेकेंड पार्ट का आंसर दोस्तों बताओ, सेकेंड पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट में ये नहीं बोला कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये बोला है कि इनिशियल स्पीड सेम है। और आपको मालूम है कि मास ऑफ अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ये परसों, ये काफी इनफैक्ट पहले बताया था, अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है बेटा, ये आपको बता के रखा हुआ है। तो चलो इनिशियल स्पीड, अगर मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो 2k(ZE²) और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ मास ऑफ अल्फा इंटू v0², मास ऑफ अल्फा इंटू v0²। ठीक है, और हमें यह भी मालूम है कि मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन का क्या होगा बेटा? प्रोटॉन का हो जाएगा k(ZE²) अपॉन हाफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू v0²। दोनों जगह v0 इसलिए क्योंकि इनिशियल स्पीड सेम दे रखी है, दोनों जगह v0 इसलिए क्योंकि इनिशियल स्पीड सेम दे रखी है। अब मुझे मास ऑफ अल्फा की जगह रख देना चाहिए 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, m अल्फा की जगह रख देना चाहिए 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2k(ZE²) अपॉन हाफ इंटू 4 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू v0² डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू k(ZE²) अपॉन हाफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू v0²। तो मुझे ये रेशियो मिल रहा है 1/2, मुझे ये रेशियो मिल रहा है 1/2। सेकेंड का आंसर इज 1/2, फर्स्ट का आंसर इज 2:1, सेकेंड का आंसर इज 1:2। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं बोल रहे, इनिशियल स्पीड सेम नहीं बोल रहे, अब आपसे बोला है कि इनिशियल मोमेंटम सेम है, इनिशियल मोमेंटम सेम है। अगर इनिशियल मोमेंटम सेम है तो रेशियो क्या आएगा ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जाके फिर से एक बार जरूर करिएगा। इसमें क्या है कि एक तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। आपको मालूम है मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, इन सब में क्या आपस में रिलेशन होता है। फॉर्मूला मेरे पास है, बस रेशियो लेना है बेटा, यहां कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। चलो थर्ड पार्ट करेंगे दोस्तों। थर्ड पार्ट, इनिशियल मोमेंटम सेम है, यहां जगह की कमी है तो हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे अगले पेज पे चले, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। इनिशियल मोमेंटम सेम है, इनिशियल मोमेंटम सेम है, तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा पार्टिकल का है बेटा, और वो है 2k(ZE²)
अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन mp. So this is 8:1. So the answer to third part is 8:1. 8:1. तो ये एक दिमाग को झकझोरने वाला सवाल था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे एक बढ़िया सवाल था। ऐसा तो नहीं बोल सकते बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट सवाल था, लेकिन हाँ बेसिक ही था, लेकिन बेसिक में भी ये अच्छे लेवल का सवाल था जिसमें आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट है ना, और वो होनी चाहिए हमेशा क्वेश्चन करते समय, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, और साइंस के सब्जेक्ट में तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। चेक कर लो बेटा, तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जाके आज फिर से ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा बिना सॉल्यूशन को देखे। वो उन बच्चों से बोल रहा हूं जिन बच्चों से ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। चलो बेटा, अब हम लोग रदरफोर्ड थ्योरी के आगे के जो फाइंडिंग्स है उनको भी डिस्कस करते हैं। हम लोग क्या मेन हेडिंग हमने परसों क्या लिखी थी, परसों मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने मेन हेडिंग आपको क्या लिखवाई थी, मैंने लिखा था सम एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स बाय रदरफोर्ड, या जो भी हमने हेडिंग लिखवाई थी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे थे जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलता है। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एनसीईआरटी में तो बस वो कंक्लूजन्स हैं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, कुछ मुड़ जाते हैं, बस इतना है, उसके अलावा ये सब नहीं है। तो ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम लोग यहां पे कर रहे हैं, पर इनसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो कि रदरफोर्ड ने एक तरह से अपने एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया। अब ये भी ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अभी मेरे पास एक टारगेट न्यूक्लियस है, दिस इज टारगेट न्यूक्लियस। प्लीज अभी आप पेन रख दीजिए और ध्यान से मैं जो समझा रहा हूं उस चीज को समझ लो। मैं एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, उस रिजल्ट को आप वेरीफाई भी कर लो। एक टारगेट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका मतलब यहां पे कितने प्रोटॉन्स होंगे, Z प्रोटॉन्स होंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं बेटा, Z प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अभी पिछले वाले केस में तो आपने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किया। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब यह है बच्चे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब यह है कि आपने सेंटर की तरफ आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, और वो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट होके, मतलब सीधा गया और कुछ दूर यहां रुक के और वापस चला आया, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या सारे अल्फा पार्टिकल उसके न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ ही जा रहे होंगे? क्या सारे अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ जा रहे थे? नहीं जा रहे थे। एक्चुअली अभी जो मैंने आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करवाई, अगर आप गौर करो तो मैंने आपको लिखवाया था 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करता था। 20,000 पार्टिकल्स में एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करता था, तो मैंने आपको वो वाला केस करवाया था अभी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। लेकिन बाकी का क्या, बाकी कुछ ऐसे क्या हो रहा होगा, देखिए कुछ पार्टिकल्स ऐसे आ रहे होंगे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे, जैसे ये अल्फा पार्टिकल है, सपोज ये अल्फा पार्टिकल है, ये जा रहा है अल्फा पार्टिकल जा रहा है, और न्यूक्लियस से रिपल्शन के कारण ये डिफ्लेक्ट हो गया एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो ये वो अल्फा पार्टिकल है जो सेंटर की तरफ प्रोजेक्टेड नहीं है, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ नहीं जा रहा है, ये डिफ्लेक्ट होके कहीं चला गया है। इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 180 डिग्री नहीं है, इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 180 डिग्री नहीं है बेटा। सो चलिए इसका कुछ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देखते हैं कि क्या होगा। इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा देखते हैं। एक काम करो, इसको ये जा रहा था सीधे और मुड़ गया ऐसे, तो सपोज ये एंगल थीटा है, और थीटा को हम लोग बोल रहे हैं स्कैटरिंग एंगल। थीटा को क्या बोल रहे हैं, स्कैटरिंग एंगल। ये एंगल वो है जिससे ये पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के रिपल्शन के कारण स्कैटर हो गया, डिविएट हो गया। आप इसको डिविएशन एंगल भी बोल सकते हो बेटा। तो थीटा कौन सा एंगल है, डिविएशन एंगल है। अपने ओरिजिनल पाथ से ये कितने एंगल पे डिविएट हो गया अल्फा पार्टिकल, रिपल्शन ड्यू टू न्यूक्लियस की वजह से, तो उसको क्या बोल रहे हैं, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये वाली, मतलब इसका जो सेंटर वाली लाइन और जो अल्फा पार्टिकल के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों। और दोस्तों बी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। बी को क्या बोलते हैं बेटा, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं बी को। क्या मतलब है इसको,
सेंटर वाली लाइन से, मतलब सेंटर से कितनी ऊपर से शिफ्ट हो रहा है, मतलब सेंटर से कितनी डिस्टेंस से ऊपर से जा रहा है। ये देखो ना, ये सेंटर से कितनी ऊपर से जा रहा है, सो दिस इज इंपैक्ट पैरामीटर। ये वाली सेंटर वाली लाइन थी, ये वाली सेंटर वाली लाइन है, सेंटर से कितनी ऊपर जा रहा है, तो दिस इज इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, ये इंपैक्ट पैरामीटर है बेटा। ठीक है, ये बी है। अब रदरफोर्ड ने कुछ कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मैथमेटिकल एलिमेंट्स और कुछ ऑब्जर्वेशन को यूज करके एक रिजल्ट डिराइव किया, जो रिजल्ट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं विदाउट गोइंग इनटू द प्रूफ, ऑब्वियसली, क्योंकि प्रूफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस बहुत एडवांस लेवल पे लगते हैं। ठीक है, सो हम लोग बिना किसी प्रूफ के एक रिजल्ट को मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। ठीक है, tan theta by 2 is equal to ZE square divided by 4 pi epsilon naught, जो कि एक कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू बी। तो ये सब, ये पूरा एक रिजल्ट है जो कि आप बोल सकते हो रदरफोर्ड ने डिराइव किया। तो बिना किसी प्रूफ में गए हुए बेटा इस रिजल्ट को मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपके कुछ काम की चीज है इसमें। चलिए फिर से समझ लो, यहां पे इस फॉर्मूले में क्या क्या है। tan थीटा बाई 2, जहां थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल, थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल या एंगल ऑफ डिविएशन, इज इक्वल टू z क्या है, टारगेट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, टारगेट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, ई स्क्वायर आपको मालूम है, ई की वैल्यू मालूम है बेटा, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻19, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। और आपको बच्चों ये भी मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये वही एप्सिलॉन नॉट है बेटा। फिर ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये है इंपैक्ट पैरामीटर बी, इंपैक्ट पैरामीटर बी। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब न्यूक्लियस से कितना दूर से वो मिस होके निकलेगा, कितनी दूर होके मिस होके निकलेगा। मैंने ये फॉर्मूला क्यों बनाया, ये फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए वो बहुत ही रेयर है कि फॉर्मूले से रिलेटेड कोई चीज पूछ लिया जाए, लेकिन कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि वो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आप तब भी आंसर कर सकते थे अगर आपके सामने ये फॉर्मूला नहीं होता, तब भी आंसर कर सकते थे। जैसे अब क्या क्या कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनिएगा। एज अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, अभी बिना फॉर्मूला, मैं इसको छुपा लेता हूं, कैसे छुपाऊं, इसके सामने हो जाता हूं, अब इसको मत देखो, सिंपल कॉमन सेंस। अगर मैं टारगेट न्यूक्लियस में Z बढ़ा दूं, Z का मतलब इसका एटॉमिक नंबर बढ़ा दूं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा दूं, तो बताओ स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा या घटेगा? क्या ये फॉर्मूला मुझे वही बताता है? अगर मैं Z बढ़ाऊं तो tan थीटा बाई 2 बढ़ेगा, अगर मैं Z बढ़ाऊं तो tan थीटा बाई 2 बढ़ेगा, मतलब थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। चलो दूसरा क्वेश्चन, फिर से अब कोई फॉर्मूला नहीं देखेगा, कॉमन सेंस। अगर मैं ये जो स्पीड है, जो अल्फा पार्टिकल यहां पे पड़ा हुआ है, उस अल्फा पार्टिकल को बहुत तेज प्रोजेक्ट करता हूं, मतलब मैं अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ाता हूं। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊं तो बताओ डिफ्लेक्शन एंगल थीटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज? खुद सोचो, बहुत तेज से अगर निकल जाएगा तो रिपल्शन के लिए समय कम मिलेगा, अगर बहुत तेज निकल गया तो रिपल्शन के लिए समय कम मिलेगा। तो बताओ एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीज होगा। बहुत बढ़िया। चलो तीसरी चीज, इंपैक्ट पैरामीटर अगर मैं बढ़ा दूं, ध्यान से सुनना, इंपैक्ट पैरामीटर मतलब अगर ये बी की वैल्यू बढ़ा दूं, सपोज दूर से, मतलब न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर से मैं इसको भेजूं, मैं अल्फा पार्टिकल को थोड़ा और दूर से भेजूं, तो अगर बी की वैल्यू मैं बढ़ाता हूं, बी की वैल्यू बढ़ाने का मतलब है न्यूक्लियस से दूर से निकलेगा, तो बताओ रिपल्शन, अगर दूर जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? कम होगा। एंगल ऑफ डिविएशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो बेटा, देखो, अगर मैं बी की वैल्यू बढ़ा दूं, अगर मैं अल्फा पार्टिकल को थोड़ा और ऊपर से फेंकूं, तो यहां न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स कम होगा, तो सीधे निकलेगा, मतलब रिपल्शन कम होगा, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा, जो डिविएशन का एंगल है वो भी डिक्रीज होगा।
समझ में आया? ये सिंपल चीजें हैं जो कि इस रिजल्ट से भी वेरीफाई होती हैं। अगर Z इंक्रीज होगा, टारगेट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इंक्रीज होती है तो ये डिक्रीज होगा। क्या यहां से क्लियर है? अगर आप इसको इंक्रीज करोगे, इसको अगर इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। अगर B इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू मैं बढ़ाता हूं, इंपैक्ट पैरामीटर अगर मैं बढ़ाता हूं तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये रिजल्ट्स कॉमन सेंस से भी आते हैं और इस फॉर्मूले से भी आते हैं। तो फॉर्मूला मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक रिलेशन पता रहे। फॉर्मूला को कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी शायद आपसे पूछा जाएगा। हाँ, जो ICHO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, शायद कहीं काम आ जाए, लेकिन ये जो रिजल्ट्स हैं ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सिंपल कॉमन सेंस से आ रहे हैं, इसमें कोई फॉर्मूला या कोई मैथ्स की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात दोस्तों जरूर मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ऊपर इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में जरा B को 0 रखो, इस वाले फॉर्मूले में B को 0 रखो, B को 0 रखो। जरा बताओ B को 0 रखने पे क्या हो रहा है? B 0 का मतलब भी समझना, B 0 होने का मतलब अल्फा पार्टिकल को आप सीधे ही प्रोजेक्ट कर रहे हो। जरा थीटा की वैल्यू निकालो, B को 0 रखो और थीटा की वैल्यू निकालो जल्दी। यहां जैसे ही B को 0 रखोगे तो tan θ/2 इनफाइनाइट हो जाएगा। कुछ समझो ना, अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में मैं B को 0 रख दूं तो tan θ/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। tan θ/2 इनफाइनाइट का मतलब क्या है? θ/2 की वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो जाती है? 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इसका मतलब है कि आया वापस गया, आया वापस गया। ये वही केस है जो अभी हम लोगों ने पीछे किया था। यदि B की वैल्यू 0 हो जाए, अगर इंपैक्ट पैरामीटर बच्चों 0 हो जाए, इंपैक्ट पैरामीटर 0 होने का मतलब अब यहीं से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहीं से, तो वो आएगा और उसके बीच रिपल्शन के कारण 180 डिग्री का डिविएशन होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सब बता दी हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है ना? जाके एक बार फिर से देखना, ये चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने यहां पे एक टर्म जरूर नया इंट्रोड्यूस किया, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर कुछ नहीं, एक्चुअली जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो दूरी है अल्फा पार्टिकल की, इस दूरी को क्या बोल रहे हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलूंगा बच्चे, नेक्स्ट पेज पे चलूंगा और एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, इस टॉपिक से ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। यश, अभी मैं आपको एक ग्राफ बनवाने जा रहा हूं, एक्चुअली नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बनवाने जा रहा हूं और खूब ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे, पर आप चिंता मत करो, ग्राफ के क्वेश्चन बोर्स थ्योरी से आते हैं, बोर्स थ्योरी से ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी होते हैं बेटा ग्राफ, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट पेज पे चलता हूं और एक छोटा सा पॉइंट आपको और लिखवाता हूं, लास्ट पॉइंट, रदरफोर्ड फाइंडिंग के ये लास्ट पॉइंट है। सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, number of alpha particles scattered at an angle theta is given by the following proportionality। the following, प्रोपोर्शनलिटी मैंने लिख रहा हूं, क्या है? एक रिजल्ट लिख रहे हैं बेटा, एक रिजल्ट लिख रहे हैं, और कहां, यहां से ले लेते हैं। एक रिजल्ट है बच्चे, वो है n थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 θ/2। अब यहां पे जो अलग अलग टर्म्स है उनका मतलब क्या है सुनो। n थीटा क्या है, मैं लिख रहा हूं, n थीटा is number of alpha particles scattered at an angle theta। थीटा एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स डिविएट हुए, वो जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिविएटेड एट एन एंगल थीटा, उसको मैं n थीटा से डिनोट कर रहा हूं, और ऑब्वियसली थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। सो दिस
इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 से। अब इस पे बेस्ड एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूं, आप कर लोगे। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी दो साल पहले NSEGS में पूछा जा चुका है। मैं बताता हूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, पर मैं अभी पहले एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन करो, in an alpha particle scattering experiment, 10,000 alpha particles were scattered at an angle of 60 degree in a given time, किसी गिवन टाइम में 60 डिग्री पे स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की संख्या 10,000 थी इस एक्सपेरिमेंट में। सो फाइंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, scattered at 45 degree in same time in the same experiment। तो आपसे ये पूछा गया है 45 नहीं 90 डिग्री ले लो, 45 डिग्री में बहुत भयंकर कैलकुलेशन हो जाएगा, 90 डिग्री ले लो। 60 डिग्री पे स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल्स किसी गिवन टाइम में कितने थे? 10,000। उसी गिवन टाइम में, उसी एक्सपेरिमेंट में अगर मैं आपसे पूछूं कि 90 डिग्री पे स्कैटर होने वाले पार्टिकल्स की संख्या बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? आप समझ रहे हो? एक्चुअली अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन था, यहां गोल्ड फॉयल रहता था, अल्फा पार्टिकल्स आते थे यहां पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे इस जगह पे 60 डिग्री का अगर ये एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो यहां 10,000 अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं किसी गिवन टाइम में। 10,000 अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं 60 डिग्री पे। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 90 डिग्री का मतलब है इस जगह पे ये एंगल 90 डिग्री, उसी गिवन टाइम में यहां पे कितने अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे होंगे? अब ये मैथ्स का सवाल हो गया, ये मैथ्स का सवाल है, कुछ नहीं हो गया। अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन खत्म है। देखो ये प्रोपोर्शनलिटी अगर होती है तो आप इसको बहुत इजीली, ये कुछ वैसा ही है बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो फिर आप लिखते हो ना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हाँ या ना? लिखते ही नहीं लिखते? तो वैसा ही कुछ यहां पे भी लिख लो, N1 साइन की पावर 4 थीटा 1/2 इज इक्वल टू N2 साइन की पावर 4 थीटा 2/2, राइट? N1 10,000 साइन की पावर 4 थीटा 1 60 डिग्री, सो दिस इज 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू N2 हमें पता करना है कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। साइन की पावर 4 90/2, सो दिस इज साइन 30। साइन 30 कितना होता है बेटा? साइन 30 ये आप 30 डिग्री हो गया, तो साइन 30 इज हाफ, सो 1/2 की पावर 4, सो दिस इज 10,000 इंटू 1/2 की पावर 4, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, 10,000 इंटू 1/2 की पावर 4 इज इक्वल टू N2 हमें पता करना है, और ये साइन 45 है 1/√2 की पावर 4। सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करेंगे N2 की वैल्यू आ जाएगी 2500। चेक कर लेना बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना? फिरदौस का भी 2500 आ गया। वेरी गुड 2500, एक्सेलेंट। समझ में आया? तो ये सारे रिजल्ट्स आप बोल सकते हो ये रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं, जो कि आपको रेगुलर बुक्स में नहीं मिलते हैं। इससे रिलेटेड आपको जान के आश्चर्य होगा कि जेएसओ में, जूनियर साइंस ओलंपियाड में,
इस वाले पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और ग्राफ पूछा था उन्होंने ग्राफ पूछा था। मैं बताता हूं किस चीज का ग्राफ था। एक्चुअली मैं बताता हूं किस चीज का ग्राफ था। ये अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ग्राफ बनाइए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा और साइन की पावर थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 के अगेंस्ट ग्राफ बनाओ, साइन थीटा बाई 2 के अगेंस्ट ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली उसी पे क्वेश्चन आया था, ग्राफ का नेचर कैसा होगा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ेगा, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स उस एंगल पे स्ट्राइक करेंगे वो हाइपरबोलिकली डिक्रीज होगा, क्योंकि एक्चुअली ये ग्राफ होगा। कैसे ग्राफ होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि n थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। तो आप इसको y मान लो, इसको x मान लो, तो y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x की पावर 4। ये कुछ ऐसा हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ होता है। सो दिस इज एक्चुअली दिस वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द एग्जामिनेशंस। अब वो JSO था, ICHO था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये आप बना सकते हो। अगर ये रिलेशन मालूम है तो ये आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। आशुतोष, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं बोल सकते। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा ये इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू k बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑल्दो यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं बेटा, x की पावर 4 है, तो ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा, हाइपरबोलिक ही होगा, लेकिन उसको बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलेंगे। तो वी शुड बी वेरी करेक्ट व्हेन वी, मैथ्स में बहुत करेक्ट होना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस फंक्शन को हमें क्या बोलना है। मैं इस फंक्शन को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोल सकता, हाँ मैं शेप जरूर बोल सकता हूं कि इसका हाइपरबोलिक टाइप का शेप होगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए, इतने डिस्कशन के बाद और इतना सब कुछ रदरफोर्ड थ्योरी पे पढ़ने के बाद अब फाइनली रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये है। अब वो बहुत सिंपल है, वो मैं बताता हूं, आप सिर्फ सुन लो क्योंकि वो आपको पता ही है। सो फाइनली इतने डिस्कशन के बाद व्हाट इज एक्चुअली द रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड ने फाइनली प्रेडिक्ट क्या किया, रदरफोर्ड ने ये बोला रदरफोर्ड्स एक्चुअली मॉडल फाइनली है क्या। रदरफोर्ड ने ये कहा कि हर एटम में एक पॉजिटिव कोर होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर पे होता है, ये आपको मालूम ही है, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पे बनाया है। तो फाइनली इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्लैनेटरी मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज कोर एट इट्स सेंटर एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट in circular paths. This was finally Rutherford's model of an atom. अब यहां पे क्या दिक्कत आई, तो ऑब्वियसली रदरफोर्ड्स थ्योरी को हम लोग बहुत आगे तक नहीं खींच के ले जाते हैं, कुछ समय तक सक्सेसफुल हुई, और रदरफोर्ड से कोई क्रेडिट ये नहीं ले सकता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी का सारा क्रेडिट एक्चुअली रदरफोर्ड को है। और ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एटम के बारे में बहुत जानकारियां हमको मिली हैं, तो रदरफोर्ड को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है ये ज्यादा दिन चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो इसके राह की बाधा बन गई। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। मैं अगले पेज पे लिखता हूं और फिर एग्जैक्टली बताता हूं कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है इस थ्योरी में, इस मॉडल में। ठीक है, तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है समझो आप सबसे पहले, अगर आपको ड्रॉबैक समझना है, क्योंकि बिना उसको समझे आप ड्रॉबैक नहीं समझ सकते हो। तो बेटा मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इट, साथ साथ लिख लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू इट,
if a charged particle is accelerating, if a charged particle is accelerating, then it must continuously emit energy. It must continuously emit energy. Okay, so this is actually Maxwell's electromagnetic theory. मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में है, मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी लगातार। अच्छा ठीक है, तो ये कैसे रदरफोर्ड एटम के लिए ड्रॉबैक बनता है? सुनो, रदरफोर्ड एटम में अगर आपको याद हो तो यहां पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है? क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है? मुझे आंसर आपसे चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो भले ही उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन एक्सेलरेशन तो हमेशा उसमें रहता है, क्योंकि उसकी हर पल स्पीड की डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन वेलोसिटी का वेक्टर हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। तो आपको मालूम है कि यहां एक एक्सेलरेशन हमेशा रहता है, उसको आप शायद सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हो। तो ये चार्ज पार्टिकल है और जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी है। अब मामला फंस गया। क्यों? चार्ज पार्टिकल है और एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब मैक्सवेल का नियम कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को लगातार एनर्जी एमिट करना पड़ेगा, और अगर ये लगातार एनर्जी एमिट करेगा तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो होगा क्या कि अगर ये लगातार एनर्जी लूज करेगा तो ये स्पाइरल डाउन होके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और एडवांस कैलकुलेशंस ये शो करते हैं कि ऐसा 10 to the power -8 सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में है ये एनर्जी एमिट करेगा मैक्सवेल के नियम के अनुसार। एनर्जी एमिट करने के कारण न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच ही रहा है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसके कारण एनर्जी एमिट कर रहा है। एनर्जी एमिट के कारण इसका पुलिंग फोर्स इसको अपने अंदर खींच लेगा, और ऐसा कितनी देर में हो जाएगा? 10 to the power -8 सेकेंड्स में हो जाएगा। इसको आप अपने शब्दों में लिख लेना। So in Rutherford's atom, an electron is moving in circular path which is under acceleration, and according to Maxwell's theory, it should continuously emit energy and will fall in the nucleus in how much time? In approximately 10⁻⁸ seconds. इसका मतलब रदरफोर्ड का जो एटम का मॉडल है वो ये कहता है कि एटम सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। एटम सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड के लिए स्टेबल होगा। ये मामला तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि रदरफोर्ड का ये जो एटम है ये हाईली अनस्टेबल है। भाई अगर कोई चीज 10⁻⁸ सेकेंड के लिए एग्जिस्ट कर रही है तो दैट इज हाईली अनस्टेबल। लेकिन हमें मालूम है कि एटम इज अ फेयरली स्टेबल सिस्टम। एटम काफी स्टेबल सिस्टम है। हाइड्रोजन एटम आज से लाखों साल पहले जैसा था आज भी ऐसा ही है। हाइड्रोजन एटम में कोई बदलाव नहीं। इनफैक्ट जो भी एटम्स हमें अभी से लाखों सालों से मिल रहे हैं वो आज भी मिल रहे हैं। काफी स्टेबल सिस्टम होता है। सो एटम इज अ स्टेबल सिस्टम। जबकि रदरफोर्ड की थ्योरी में जब मैक्सवेल की थ्योरी को हमने घुसेड़ दिया तो फिर ये अनस्टेबल सिस्टम हो गया। तो फिर रदरफोर्ड से पूछा जाने लगा, भाई अब बताओ इसका क्या कारण है? रदरफोर्ड ने थ्योरी तो दे दी, अपनी एटम दे दिया, लेकिन जब मैक्सवेल की थ्योरी को उस पर अप्लाई करते हैं तो अब रदरफोर्ड से पूछा जाने लगा कि अब इसका क्या जवाब है आपके पास, कि आपका एटम तो ये 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर खत्म हो जा रहा है, इसका क्या जवाब है? तो रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। मतलब क्या है? अब रदरफोर्ड की थ्योरी के जाने का समय हो गया था। क्यों? क्योंकि जब थ्योरी किसी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो या तो थ्योरी में थोड़े बहुत चेंजेस करो ताकि वो जो नया ऑब्जर्वेशन है उसको अकोमोडेट किया जा सके, या थ्योरी को पूरी तरह से डिस्कार्ड करना होता है अगर चेंजेस के बाद भी वो अकोमोडेट नहीं कर पाते ऑब्जर्वेशंस को। तो रदरफोर्ड की थ्योरी का जाने का समय हो गया है, क्योंकि रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे और एक नई थ्योरी के आने का समय हो रहा था। वो है बोर्स थ्योरी या बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन बेटा बोर्स थ्योरी पे आगे आने से पहले
कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब बोर्स थ्योरी को समझने के लिए हमें कुछ चीजें पहले अच्छे से समझ लेनी पड़ेंगी। तो उसी क्रम में अब अगला टॉपिक मेरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आगे पढ़ेंगे, है ना। ये अपने आप ड्रॉबैक लिख लोगे कि मैं अपने शब्दों में, मैं यहां पे लिखूं, अपने शब्दों में लिख लेना, है ना। क्या है, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, आप उसको पॉज करके या जैसे भी रिकॉर्डेड आपको मिल ही जाएगा, लिख लेना। In Rutherford's theory or Rutherford's atom, an electron moves in circular path which is under acceleration, and according to Maxwell's theory, this accelerating electron must continuously emit energy and will eventually fall into the nucleus. Calculations show that this will happen in 10 to the power minus 8 seconds. So, according to Rutherford, an atom exists only for 10 to the power minus 8 seconds, which is not true, and hence this theory was rejected. ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, राइट। अपने शब्दों में लिख लीजिएगा या इसी चीज को लिख लीजिएगा, लिखना अपने आपके पास सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा, ये चीज बहुत जरूरी होती है बेटा। आप जब आप खुद लिखते हो तो उससे बेहतर आप कुछ भी नहीं लगता। जब आप लिखते हो तो समझ समझ के लिखा करो, और लिखते समय ही बहुत सारी चीजें, जब आप लिखते हो तो 50% जो चीजें आप लिखते हो वो आपके अंदर बस जानी चाहिए, आपके अंदर दिमाग में एकदम जबरदस्त तरीके से फीड हो जानी चाहिए। बाकी 50% जब आप उसी लिखे हुए अपने चीज को बार बार पढ़ोगे तो वो फिर से अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए बेटा, अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए ऑब्वियसली इस थ्योरी की जगह एक नई थ्योरी आई, बोर्स थ्योरी। लेकिन बोर्स थ्योरी को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला उसमें क्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हायर फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत डिटेल में तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी जरूर पढ़ सकते हैं। कैसे ओरिजिनेट होती हैं ये तो हम लोग अभी इस लेवल पे नहीं पढ़ सकते बेटा, मैं सच बताऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ओरिजिन कैसे होता है वो हम लोग इस लेवल पे नहीं पढ़ सकते। हालांकि आपको कुछ फिजिक्स की जो हायर ग्रेजुएट फिजिक्स या इवन पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स की बुक्स में ईएम वेव्स एक चैप्टर ही मिल जाता है, वहां पे आप अगर आप पढ़ना चाहो, लेकिन वो तभी आप समझ में आओगे जब आप मैग्नेटिज्म बहुत अच्छे से पढ़े होगे, तब समझ में आएगा। फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो हम जो अपने काम की चीज है उसको ध्यान से सुनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के ऑसिलेशन की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ मैग्नेटिक फील्ड, right? They are hence known as electromagnetic waves. EM waves are formed by electromagnetic waves, EM waves. EM waves are formed by oscillations of electric and magnetic field, right? मैंने जैसे पहले बोला oscillations इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। ये जो ऑसिलेशंस होते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में आपको दिखेंगी, जैसा कि इस ग्राफ में आप देख पा रहे हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन का मतलब ये है बेटा कि अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन इस वाले प्लेन में हो रहा है, इस वाले प्लेन में हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, मतलब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे बेटा कि अगर एक ऑसिलेशन सपोज ब्लू वाला ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड का है, वो एक प्लेन में हो रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर रेड वाला मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, और ये दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेट कर रही वेव इस डायरेक्शन में, ये दोनों ही उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं। ये जो फील्ड का ऑसिलेशन है ये आपस में तो परपेंडिकुलर होता ही है, लेकिन जो वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सुनो। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सबसे जो खास बात है वो ये कि EM waves do not require a material medium to travel। ट्रेवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। दैट इज दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, दैट इज दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। दिस इज अनलाइक
साउंड वेव्स को मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड वेव्स वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकते, उनको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर उनको ट्रेवल करना है तो वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, एक अगला पॉइंट अगले पेज पे लिखूंगा, इस पेज पे जो भी आपको जरूरी दिख रहा हो आप लिख सकते हैं। बस आपको खास बात क्या रखनी, कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, तो आपको ये नहीं समझाना कि कैसे बनती है, क्योंकि उस मैथ्स में हम लोग नहीं जाएंगे। आपको ये बोलना है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से बनती है वो वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस आपस में परपेंडिकुलर प्लेन्स में होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, उनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पेज पे मैं चल रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे बेटा। राइट, एक लास्ट पॉइंट लिख लो। इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम में या एयर में अप्रोक्सीमेटली ऑल ईएम वेव्स, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहां पे? वैक्यूम में। ऑब्वियसली अगर मीडियम चेंज कर दोगे, वैक्यूम की जगह कोई दूसरा मीडियम ले लोगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी। लेकिन एयर या वैक्यूम में हम लोग ये मानते हैं, एयर में भी हम लोग वही रफली मानते हैं कि इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब जो इनकी स्पीड है उस स्पीड को हम लोग c से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड, एंड दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लीज ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब अगला रिलेशन, किसी भी वेव के लिए ध्यान से सुनना, किसी भी वेव के लिए हम हमेशा ही एक रिलेशन लिख सकते हैं, वेव स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। ये सब फिजिक्स में आप पढ़ोगे, अभी मैंने आपको ये बताने वाला। ठीक है, वेव स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये किसी भी वेव के लिए होता है रिलेशन। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो उनकी स्पीड तो फिक्स हो गई बेटा, एयर या वैक्यूम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सॉरी वेव स्पीड क्या हो गई, c के बराबर हो गई। सो फॉर ईएम वेव्स, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स के लिए ये जो वेव स्पीड है इसकी वैल्यू फिक्स हो गई c के बराबर। तो c इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू से डिनोट कर रहा हूं, इस पूरे चैप्टर में न्यू से डिनोट करूंगा, और वेवलेंथ को लैम्डा से। सो c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, यहां न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव। ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस रिलेशन। और ये भी याद रखना कि बेटा ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वैलिड है। c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ, c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं उसको छोड़ के उस पार्ट पे हम लोग जा ही नहीं रहे। उसके अलावा जो अभी तक पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इस रिजल्ट को जरा ध्यान से देखो, इस रिजल्ट को अगर आप गौर से देखोगे ना तो आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट c के बराबर, मतलब कांस्टेंट है, c के बराबर। देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट c के बराबर है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है। तो एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, एक को दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला घटेगा। समझ रहे हैं आप? तो यहां से मैं फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूं c बाई लैम्डा। तो आप देख रहे हैं बेटा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव में इनवर्स रिलेशन है, मतलब एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की घटती है, जैसा कि गैसियस स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम में था। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो P को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे। कौन सी ऐसी वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं? क्या उनकी कुछ संख्या फिक्स है या कोई भी वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं? तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो बच्चों मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताने वाला हूं। चलिए बच्चे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए लिख रखे हैं। ये थोड़ा वाइट हो गया, हो सकता है आपको थोड़ा ब्राइटनेस दिख रही हो, लेकिन यही मुझे पिक्चर मिली। एक्चुअली ये एनसीईआरटी से है। सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब कौन कौन सी वेव्स हैं जो कि जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे, और उनकी वेवलेंथ का क्रम क्या, क्रम का मतलब ऑर्डर क्या है। तो देखो,
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस स्पेक्ट्रम में जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, ध्यान से सुनना, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस। अच्छा बेटा, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा इसी स्पेक्ट्रम में तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, राइट, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर जो अपना नेक्स्ट वीक में होगा, उसमें जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी, वेव की एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, एनर्जी डिक्रीजेस। इस स्पेक्ट्रम में जरा गौर करो, अब कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सबसे कम वेवलेंथ और सबसे ज्यादा एनर्जी, इधर सबसे कम वेवलेंथ, एनर्जी सबसे ज्यादा, गामा रे, गामा रे, गामा वेव्स बोल सकते हो। फिर उसके बाद एक्स रेज, एक्स रेज के बाद यूवी, ये आपको याद होना चाहिए, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। जैसे मुझे याद है, ये आपको इसी क्रम में याद होनी चाहिए। मैं बहुत कम चीजें बोलता हूं कि याद कर लेना, लेकिन इसको याद करना है इसी क्रम में बेटा, लेफ्ट से राइट बेटा, इसी तरह से याद कर लेना। ये आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। गामा रे, एक्स रे, एक्स रे के बाद यूवी अल्ट्रावायलेट आता है, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम आता है। विजिबल का मतलब है विजिबल टू ह्यूमन आईज। एक चीज और, यू विजिबल टू ह्यूमन आईज, ये कहां से शुरू होता है, उसकी रेंज भी याद कर लेना। ये 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है, 400 नैनोमीटर से। विबग्योर है बेटा, ये विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। और ये 750 नैनोमीटर तक जाता है। 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है विजिबल रीजन और एंड होता है 750 में। मतलब वायलेट स्टार्ट होगा 400 पे और ये जो रेड एंड होगा 750 नैनोमीटर पे। सो दिस इज विबग्योर, दिस इज विजिबल स्पेक्ट्रम। जब मैं विजिबल बोलता हूं तो दिस इज विजिबल टू ह्यूमन आईज। ह्यूमन आईज के लिए विजिबल है, हो सकता है कोई दूसरा रेप्टाइल हो, चमगादड़ हो, जाने कितने तरह के प्राणी हैं, कुछ सी एनिमल हो जिसके लिए विजिबल रेंज कुछ अलग हो। तो जब मैं 400 टू 750 नैनोमीटर विजिबल बोलता हूं तो विजिबल टू ह्यूमन आईज होता है, ठीक है, विजिबल टू ह्यूमन आईज। सो दिस इज विजिबल, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, देन देयर इज रेडियो वेव। रेडियो वेव आप रेडियो सुनते हो बेटा, FM, AM, लॉन्ग रेडियो वेव्स। इनका यूज क्या होता है, गामा रे आपको मालूम है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में निकलती हैं, हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू आवर बॉडी, उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत जबरदस्त होती है और इवन कैन कॉज डेथ। अगर गामा रेज हमारे अंदर से निकली और वाइटल ऑर्गन्स बीच में पड़ते हैं तो दे कैन कॉज डेथ। एक्स रेज आपको मालूम है, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, हड्डी उड्डी टूटी हो तो आप एक्सरे कराने गए हो तो एक्सरे, एक्चुअली एक्स रेज क्या होती है, हमारी मसल्स को तो पेनिट्रेट कर जाती हैं लेकिन बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो इनकी पेनिट्रेटिव पावर थोड़ी सी कम होती है क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण ये एक्चुअली बोन्स की फोटोग्राफ लेने के काम आते हैं। देन यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, ये अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में ओजोन इनको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि अगर ओजोन एब्जॉर्ब ना करे तो यूवी रेज अपर डर्मिस, जो स्किन की अपर लेयर होती है ना, एपिडर्मिस और डर्मिस, उनको पेनिट्रेट कर सकती हैं और स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। विजिबल आपको मालूम है, इंफ्रारेड आपको मालूम है, ये नाइट विजन कैमराज और रिमोट में यूज होते हैं इंफ्रारेड रेज। माइक्रोवेव आपको मालूम है, ये माइक्रोवेव जो ओवंस होते हैं उनमें यूज होते हैं। रेडियो वेव्स आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, और लॉन्ग रेडियो वेव्स एक्चुअली जो भी मोबाइल सिग्नल्स, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए लॉन्ग रेडियो वेव्स यूज होते हैं। तो ये मैंने आपको एक तरह से इन सभी वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपका परिचय करवा दिया है कि किस किस काम आते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये सभी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मतलब अगर इनकी मैं आपसे स्पीड पूछूं कि एयर में इनकी स्पीड या वैक्यूम में स्पीड बताओ, तो स्पीड ऑफ ऑल दीज वेव्स इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा बेटा, ये सभी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जो पीछे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी पढ़ाई आपको, वो सभी के लिए वैलिड है, सभी के लिए वैलिड है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लो। फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, एक्चुअली 2 अलग अलग पेजेस पे 2 क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी वेव्स की जानकारी कितनी है वो पता चलेगा मुझे। तो आप आज्ञा देंगे तब मैं अगले पेज पे चलूंगा।
प्लीज याद कर लीजिएगा, क्या क्या चीजें याद करनी है सुन लीजिए। एग्जैक्ट इसी ऑर्डर में आपको स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए, विबग्योर की रेंज याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ विबग्योर में सबसे जो ज्यादा एनर्जी होती है वो वायलेट में है या रेड में है? क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए रिलेशन है C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ, है कि नहीं है? तो लैम्डा, हमें लैम्डा निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 टू द पावर 15, लेकिन ये आएगा मीटर में क्योंकि हर चीज ऐसा यूनिट में है। So lambda is equal to 1.5 into 10 to the power minus 7, 8 minus 15, minus 7 मीटर। So इसको मैं लिख सकता हूं 1500 into 10 to the power minus 10 मीटर लिख सकता हूं, और 10 की पावर minus 10 मीटर ही एंगस्ट्रॉम है। So लैम्डा की वैल्यू हो गई 1500 एंगस्ट्रॉम। दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है ना? हमने इसकी क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि आगे इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हमें आगे जरूरत पड़ेगी जब हम बोर्ड थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम बोर्ड थ्योरी पढ़ेंगे। चलो बेटा, एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे, एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द वेव नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर। सबसे पहले तो वेव नंबर क्या होता है आपको क्लियर है क्या? वेव नंबर होता है बच्चे, वेव नंबर is actually 1 upon lambda, reciprocal of wavelength, reciprocal of wavelength, reciprocal of wavelength, this is called wave number। प्लीज अगर आपको याद नहीं हो या नहीं मालूम हो तो इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। वेव नंबर इज 1 upon lambda। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो आपको मालूम है कि जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो C अपॉन लैम्डा होगा। अरे हाँ या ना? C अपॉन लैम्डा होगा। तो फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी C अपॉन लैम्डा 1 और सेकेंड वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी C अपॉन लैम्डा 2। अब आपको अगर दोनों का रेशियो लेना है न्यू1 अपॉन न्यू2, मतलब दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा वो एक्चुअली 1 अपॉन लैम्डा 1 इज टू 1 अपॉन लैम्डा 2 होगा, और 1 अपॉन लैम्डा ही वेव नंबर है। पहली वेव का वेव नंबर है 4 इंटू 10 टू द पावर 6, लेकिन दिक्कत है कि ये मीटर इनवर्स है और नीचे वाली वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स है। अब ऑब्वियसली आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस पहला ही चैप्टर पढ़ते हो फिजिक्स में, तो इसको आप कैंसिल तो कर नहीं सकते हो। तो आप मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करो। तो ये क्या हो जाएगा, मैं मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। सो दिस विल बी व्हाट, 4 इंटू 10 टू द पावर, नीचे 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो तो 10 पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये भी 2 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। कैंसिल, 4 अपॉन 20, 1 अपॉन 5। वेरी गुड, किसी का आंसर आया था 1 अपॉन 5। प्लीज जो भी पढ़ाया है आज जाके रदरफोर्ड थ्योरी से रिलेटेड जो भी पढ़ाया है उसको क्वेश्चंस को एक बार कर लीजिएगा, दोबारा कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है बेटा, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।